नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले आयोजित हुई धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कालीचरण पर राजद्रोह का केस भी लगाया गया है। कालीचरण की गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने खजुराहो से की है। धर्म संसद के बाद भी कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उसे अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी के नेता उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर मुहिम छेड़ दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज भी लिखा है। इसके अलावा दक्षिणपंथी लोगों ने ट्विटर पर कालीचरण के पक्ष में मुहिम चलाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संघीय मर्यादाएं हैं, इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को कहा गया है कि वो तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण लें। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच ठन गई। मध्य प्रदेश द्वारा आपत्ति जताए जाने के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह बताना चाहिए कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि बापू को गाली देकर समाज में विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है। उनके आका भी दोनों सुन लें। भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, न संविधान उसे बख्शेगा, न जनता उन्हें स्वीकार करेगी। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने पत्रकारों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर पत्रकार खुद को किसी विचारधारा या सरकार से जोड़ता है तो यह उसकी बर्बादी का नुस्खा है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब में एक पुरस्कार समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि बेहतर लोकतंत्र तभी आगे बढ़ेगा जब उस देश का मीडिया आज़ाद और निडर होगा, लेकिन मीडिया वैचारिक पूर्वाग्रहों से बचे। आजकल खबरों में वैचारिक रुझान और पूर्वाग्रह साफ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकार भी किसी जज की तरह ही होते हैं। जिस तरह जज अपनी विचारधारा और आस्था को एक तरफ रखकर किसी से प्रभावित हुए बिना फैसले लेते हैं, ठीक उसी तरह प्रेस को भी काम करना चाहिए। पत्रकार सिर्फ तथ्य बताएं और उस मामले की सच्ची तस्वीर पेश करें। प्रेस को न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने कहा कि इन दोनों सोशल मीडिया पर अदालतों के फैसलों की अपने अपने ढंग से व्याख्या की जा रही है। जरूरी है कि मीडिया न्यायपालिका पर यकीन करे और उसे ऐसे हमलों से बचाए। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि प्रेस का ये भी काम नहीं बल्कि कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका को बुरी ताकतों के हमलों से बचाए। उन्होंने मीडिया और न्यायपालिका के साथ साथ चलने पर जोर देते हुए कहा कि मिशन लोकतंत्र और राष्ट्रीय हितों के लिए हम लोगों को साथ साथ चलना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए हैं। राहुल बुधवार को विदेश यात्रा के लिए निकले हैं और कांग्रेस ने इसे उनकी निजी यात्रा बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एएनआई से कहा कि राहुल गांधी एक छोटी सी निजी यात्रा पर गए हैं। बीजेपी और उसके मीडिया के दोस्तों को बेवजह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। हालांकि पार्टी ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां गए हैं और वो कब तक लौटेंगे। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल तैयार हो चुका है। इन चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएं या नहीं, इसे लेकर चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई है। आयोग ने बीते 3 दिन में कई राजनीतिक दलों के नेताओं, तमाम जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अफसरों और निर्वाचन के काम से जुड़े अफसरों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनाव आयोग के अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव कराने को लेकर कई लोगों से रायशुमारी की गई है। कई विभागों के सरकारी अफसरों के साथ भी आयोग ने बात की है। चुनाव आयोग के अफसरों ने कहा कि सभी राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराना चाहते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय यानी फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग को कई राजनीतिक दलों ने रैलियों की संख्या सीमित करने का सुझाव दिया है।
चुनाव आयोग ने बताया कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से वोट की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं पोलिंग बूथों को भी बढ़ाया जाएगा। बता दें, पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग के अधिकारी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। गुरुवार को दौरे का आखिरी दिन है। नागालैंड में 4 दिसंबर को हुई फायरिंग के बाद विवादित कानून अफस्पा को हटाने की मांग जोर शोर से उठी है, लेकिन अब इसे राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। फायरिंग की घटना में 14 नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग नागालैंड में सड़कों पर उतरे थे और अफस्पा को हटाने की मांग की थी। 20 दिसंबर को नागालैंड की विधानसभा ने सर्वसम्मति से अफस्पा को पूर्वोत्तर से विशेषकर नागालैंड से हटाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया था। इस बीच फायरिंग के मामले में नागालैंड सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को सेना के अफसरों व जवानों के बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त भी दे दी गई है। फायरिंग की घटना मोन जिले के ओतिंग गांव में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेताया है कि कोरोना वायरस की सुनामी दुनिया भर के स्वास्थ्य ढांचे को ध्वस्त कर सकती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि ये बेहद तेजी से फैलता है और उसी वक्त डेल्टा वेरिएंट भी फैल रहा है और इस वजह से कोरोना की सुनामी आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होना जारी रहता है तो इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा और हमारा स्वास्थ्य ढांचा ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। टेड्रोस ने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे पर जो दबाव पड़ा है वो सिर्फ कोरोना वायरस के नए मरीजों की वजह से ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बीमार होते स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से भी है। कोरोना संक्रमण अब तेजी से भारत में भी फैल रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 13,154 नए मामले दर्ज किए हैं। इसी बीच मुंबई में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई। पूरे मुंबई में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। शहर में नए साल पर किसी भी खुली जगह, रेस्तरां, होटल, बैंक्वेट हॉल, क्लब आदि में किसी भी तरह के कार्यक्रम पर मनाही हो गई है। ये गुरुवार से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।